क्लास 9 का चैप्टर 9 ग्रेविटेशन। इसमें सबसे पहले हम व्हाट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स ये देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स पहले भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। अर्थ अट्रैक्ट एंड पुल ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ क्या करती है, सारे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है एंड द फोर्स पुल्स द ऑब्जेक्ट, और जिस फोर्स से ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है दिस इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सम फिनोमिना, सम एग्जाम्पल्स लाइक एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ, रेन फॉलिंग टू द अर्थ and flow of water in a river, and obviously we are firmly on the grounds, we are firmly on the grounds। हम फ्लाई नहीं करते हैं, हम आराम से ग्राउंड्स पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस को समझने के पहले आप ये जानो कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो नाउ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहती है कि इफ़ एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स, एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, and this force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, तो इनके मास m1 है एंड m2 है एंड इनके बीच का डिस्टेंस जो है r है। तो हमारा जो फोर्स है, जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2, एंड यही फोर्स आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मीन्स f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसे जब हम कंबाइन करेंगे, यहाँ पे इक्वल लेंगे, तो इट बिकम्स अ कैपिटल G m1 m2/r²। इट इज अ universal law of gravitation where G is the universal gravitational constant। Now if distance r² becomes double, okay, means जो उनके बीच का डिस्टेंस है r का, ये तो फॉर्मूला है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, लेकिन अगर डिस्टेंस उनका r से 2r हो जाता है तो फोर्स उनकी 1/4 हो जाएगी। देखो r की जगह हमने 2r लिख दिया तो 4r हो गया, तो फोर्स क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 हो गया इनका। तो ये भी आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान देनी चाहिए, और इस रिलेशन को समझ के, क्योंकि मास अगर डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स भी डबल हो जाएगा, डायरेक्टली है, बट डिस्टेंस अगर आपके डबल होते हैं तो वो 1/4 हो जाता है, और अगर डिस्टेंस हाफ हो जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ पे r/2 लिखोगे तो अब 4 नीचे जो आएगा ये यहाँ पे आ जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, इस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू 4 टाइम्स फोर्स हो जाएगा यहाँ पे। फ्री फॉल, ओके, फ्री फॉल फिर से समझा रही हूँ। द फॉलिंग ऑफ बॉडी or any object from a height towards earth under gravitational force of earth is called free fall। free fall का सिंपल सेंस यही होता है, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का, किसी भी बॉडी का अर्थ गिर जाना, ऊपर से नीचे गिर जाना। तो ये गिरती कैसे है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। ओके, अब इसे प्रूविंग करते हैं। वाइल ऑब्जेक्ट falling from some height there is a no change in the direction of motion of the object। ऑब्जेक्ट जब फॉल करती है उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आता, बट ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से देयर इज अ चेंज इन अ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आते हैं, एंड यू नो वेरी वेल इफ देयर इज अ चेंज इन अ वेलोसिटी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एक्सलरेशन।
सिंस दिस एक्सलरेशन इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, ये जो मोशन में वेलोसिटी में चेंज आए वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, सो इट इज़ नोन एज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू अर्थ, ओके, so this acceleration is denoted by g, small g, not by the a. now by second law of Newton, acceleration हमने a से डिनोट कर देते बट हम यहाँ स्मॉल g से करेंगे बिकॉज यहाँ पे जो चेंज इन मोशन हुआ है वो ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। नाउ बाय सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन F इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सलरेशन, सो वी कैन राइट F इक्वल टू एम जी, बिकॉज यहाँ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में जो एक्सलरेशन है वो g के बराबर हो रही है। ओके, क्लियर है? दिस इज टेक एज अ इक्वेशन 1 एंड बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी F इक्वल टू व्हाट, g m into m product of object masses upon r square. okay, equating equation 1 and 2, F equal to mg, F equal to this, equate करने के बाद equating 1 and 2 we have a mg equal to g m into m upon r square. okay, m is a mass of an object, suppose it be any book, any stone, any ball, some any object. okay, तो it mass is a very small, तो small m से हम इसे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वेट कर दिया। सो m एंड दिस m ऑब्जेक्ट के जो मासेस हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसर। तो आपका g इक्वल टू क्या आ जाएगा, g इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर। ओके, हिंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। अब अर्थ इज अ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ क्या है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है। एज द रेडियस ऑफ ए अर्थ इज अ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर एज द रेडियस ऑफ ए अर्थ इंक्रीजेज फ्रॉम द पोल्स ऑफ द इक्वेटर, सो वैल्यू ऑफ ए जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल देन एट द इक्वेटर। जो हमारा पोल है, नॉर्थ पोल और सदर्न पोल, उस पर हमारी जो जी की वैल्यू होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी इक्वेटर से। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें प्रूव के बाद ये समझने की ज़रूरत है। ओके, फॉर मोस्ट कैलकुलेशन वी कैन टेक जी टू बी मोर और अ लेस कांस्टेंट ऑन और नियर द अर्थ, बट फॉर ऑब्जेक्ट far from the earth the acceleration due to gravitational force of earth is given by g equal to g upon g into m upon d square. ओके, ये d इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थे, बट मैंने डायरेक्ट आपका r ले लिया है यूनिवर्सल लॉ, इसको शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। r क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। हियर फॉर द अर्थ के लिए यहाँ पे d स्क्वायर लिया गया था, बाद में उसे r स्क्वायर किया गया था, तो मैंने डायरेक्ट इसे शॉर्ट फॉर्म में बताया। ओके, अब रीजन क्या है कि एनी ऑब्जेक्ट बी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, सो डिस्टेंस d जो है विल बी इक्वल टू रेडियस, उस डिस्टेंस को हमने रेडियस ऑफ अर्थ मान लिया है। सो रेडियस ऑफ अर्थ r कर दिया है तो r स्क्वायर आ गया। अब मैं इसे एक बार ये लिखती g इक्वल टू m अपॉन डी स्क्वायर, फिर d को r में कन्वर्ट करती, नॉट नेसेसरी। तो यहाँ से मैंने इन शॉर्ट तुम्हें बता दिया कि mg कैसे हो रहा है, और इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कंपेयर करके g इक्वल टू दिस प्रूव कर दिया गया। ओके, यहाँ r और d एक ही बात है, वो डिस्टेंस को हमने रेडियस ऑफ अर्थ ले लिया। क्लियर? इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो फर्स्ट लेना यहाँ पे, फोर्स डेट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ओके, फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड कर रखा है हम लोगों को अर्थ से। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो मून अर्थ के चारों तरफ
मोशन में हैं, ये भी सिर्फ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है। मून अर्थ पे नहीं गिर रही है, अर्थ मून पे नहीं गिर रहा, ये ओके, अपनी अपनी जगह पे है, अराउंड द अर्थ मून है। द मोशन ऑफ ए प्लैनेट्स अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट्स हैं 9 के 9 वो सभी सन के अराउंड मोशन में हैं, ओनली ड्यू टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड व्हाट इज ए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? हमने यही बोला है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विथ सम फोर्स and this force is directly proportional to their product of masses and universally to square of distance between them। इसी के वजह से है। तीसरी चीज़, the tides due to the moon and sun, ये जो टाइड्स क्या हो गया, बड़ी बड़ी, हाँ, तो द टाइड्स ड्यू टू मोशन ड्यू टू द मून एंड द सन, जो बड़ी बड़ी समुद्र में लहरें आती हैं बहुत ऊंची, वो सिर्फ किसकी वजह से, मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी ये। अब ये टॉपिक क्लियर हो गया यूनिवर्सल। 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस जो पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बट यहाँ पे जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे फ्री फॉल की, यहाँ पे जो हमारा a है ये क्या है, एक्सलरेशन जो है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो आप v इक्वल टू यू प्लस जी टी लिखोगे एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखोगे एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs लिखोगे, ओके। तो इस 3 इक्वेशंस पे सेम टू सेम इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, ए की रिप्लेसमेंट जी से करके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू हाइट ऑफ दिस, कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंका है, तो ऊपर भी फेंकेंगे तो भी वो एक हाइट को अटेंड करके नीचे ही फॉल होने वाली है, ठीक है, कुछ मैजिकल नहीं होगा कि वो ऊपर हैंग करेगी। अपवर्ड एंड राइजेज द हाइट ऑफ दिस, कैलकुलेट वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड, तो हमें वेलोसिटी वो निकालनी है जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंकी गई है। एंड सेकेंड, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट, उस हाईएस्ट पॉइंट तक जो 10 मीटर तक उसने अटेंड किया अपनी हाइट को, उसके लिए क्या टाइम लगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर, 10 मीटर गिवन है। फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी 0 हो जाएगी। वाई 0 हो जाएगी? क्योंकि ये ड्रॉप हो जाती है नीचे, ग्राउंड पे जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप 9.8 लेते हो, बट हियर ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड मोशन में फेंकी गई है, इसलिए एक्सेलरेशन इस पे क्या लगेगी, माइनस लगेगी। क्योंकि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंकते हैं तो नीचे की तरफ फेंकने में क्या होता है कि अर्थ भी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता होता है, लेकिन अगर हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया, इट मीन्स हमने अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया है, तो ए को हम लोग निगेटिव में लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब आप देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे ए को आपको जी लेना है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे गिरने के बाद 0 हो जाती है। यू की वेलोसिटी आपको इनिशियल इसने आपको निकालनी है, वेलोसिटी विथ विच ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स, तो यू को यू स्क्वायर लिख दिया प्लस 2a की जगह माइनस लेंगे और s जो डिस्टेंस उसने अटेंड किया है, इसे कैलकुलेट करोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड, ओके। नाउ हमें टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए देखना होगा कि इस 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में हम कौन से, इस पे अगर हमने रख दिया, हमें t है ही नहीं वेरी वेल, तो फर्स्ट पे रखेंगे फाइनल वेलोसिटी 0, u का 14 निकाल दिया है, प्लस यहाँ पे लिखना था बट a की वजह से ये माइनस है, और t इसे कैलकुलेट कर दिया तो t का टाइम टेकन। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल एक आपको डिस्क्राइब किया, जिससे समझने के लिए हर न्यूमेरिकल्स को पहले समझना है, फिर कि उसमें कौन सा इक्वेशन क्या क्या गिवन है, ये राइट करने के बाद कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है, ओके। इस तरह से न्यूमेरिकल्स आप सारा कर सकते हो।